हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आज बजट पेश किया है मोदी सरकार का, निर्मला सीतारमण जी ने, मोदी 2 का तीसरा बजट। मैम, अपोजिशन कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, 0 नंबर दे रहा है। ऑपोजिशन का काम है देश को भ्रमित करना, और शायद ऑपोजिशन का रियलिटी से डिस्कनेक्ट इस कदर है कि इसीलिए वो लोग सिमटकर 40 के आसपास रह चुके हैं, विशेषतः कांग्रेस पार्टी में। मैं देख रही थी कैसे वो सर पर हाथ रखे उनके निवर्तमान अध्यक्ष बजट को समझने की कोशिश कर रहे थे। शायद उनकी बात समझ में ना आया हो कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत 2,23,000 करोड़ की घोषणा आज वित्त मंत्री जी ने की, जिसमें विशेषतः हर जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल के निर्माण की बात हुई, हेल्थ से संबंधित लैब्स को देश में हर जिले में स्थापित करने की बात हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रीजनल सेंटर्स को स्थापित करने की बात हुई, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को देश में बनाने की बात हुई, जल जीवन मिशन में विशेषतः हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें पानी की सुविधा को पहुंचाने के हर घर में उसकी बात हुई, जम्मू कश्मीर में गैस की पाइपलाइन की एक व्यवस्था को सेटअप करने की बात हुई, लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की घोषणा हुई, देश के 750 एकलव्य जो मॉडल स्कूल हैं जो हमारे विशेषतः ट्राइबल बच्चों को समर्पित हैं उसकी घोषणा हुई, 4 करोड़ दलित हमारे छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति की जो आर्थिक आवंटन है उसकी घोषणा हुई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो बजट को समझना नहीं पड़ता था, आम आदमी नॉर्मल भाषा में समझ जाता था। मुझे लगता है कि अगर ये उनकी टिप्पणी है तो आपको बता सकती हूँ मैं कि किस प्रकार से आज कांग्रेस में उन लोगों की कमी है जो आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आज अगर उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ लाभार्थी बहनों की सफलता को देखने के बाद सरकार 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का ये उपहार देना चाहती है तो शायद ये उन लोगों की समझ के बाहर हो जिन लोगों ने कभी किसी गरीब के घर में धुएं से भरी रसोई ना देखी हो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है सब कुछ बेच रही है सरकार। वो ये कह रही हैं कि ये पेपरलेस बजट था और विजनलेस बजट था। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की सूक्ष्म टिप्पणी करना उनकी एक राजनीतिक आदत सी बन गई है। शायद उनके वो सुनाई नहीं दिया होगा कि 25,000 करोड़ में विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की और सड़क व्यवस्था की एक व्यवस्था पश्चिम बंगाल के लिए घोषित हुई थी। शायद उन्होंने इस बात की सराहना नहीं करना चाहा होगा कि वित्त मंत्री जी ने घोषणा की चाय बागान में विशेषतः जो हमारी गरीब माताएं बहनें और बच्चे हैं उनके समर्थन में आर्थिक आवंटन किया गया हो। जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में कहा 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी उसका लाभ पा चुके हैं, लेकिन ममता जी ने आज तक उसका लाभ बंगाल की जनता तक पहुंचने नहीं दिया। और बंगाल की गरीब जनता को क्यों सालाना 5 लाख रुपए का एक स्वास्थ्य कवच ना मिले, ये तो बंगाल की जनता को सिर्फ ममता बनर्जी ही बता पाएंगे। चिदम्बरम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क बनाने के लिए 5 राज्यों में बोला गया है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, बंगाल और असम, वो चुनावी घोषणाएं हैं। देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 217 प्रोजेक्ट्स 2020 में कंप्लीट हुए हैं, और ये एक भी ऐसा आप आरोप नहीं लगा सकते कि चुनावी राज्य में ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा हुई है और वहीं पे चुनावी राज्य में इनको प्रतिस्थापित किया जाएगा। आज अगर बंगाल के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा होती है, केरल और तमिलनाडु के लिए, चिदम्बरम जी को तो तमिलनाडु की घोषणाएं सुन के आनंदित होना चाहिए। अब इतना क्या बैर है उनको कि तमिलनाडु में विकास ही ना हो, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि किसान धरने पे बैठे हुए हैं, 3 रिफॉर्म बिल जो है मोदी सरकार लेके आई थी जो अब कानून का रूप ले चुके हैं, लेकिन किसानों के हित में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए। बहुत उम्मीदें थी हमको। मुझे लगता है शायद उन्होंने सुना नहीं ढंग से। किस प्रकार से निर्मला जी ने कहा कि एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें विशेष एपीएमसीज को, मंडियों को सशक्त करने की उन्होंने बात की। ई-नैम की जो व्यवस्था है जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन देश के किसान स्वयं डिजिटली कर चुके हैं, उसको देश के 1,000 और मंडियों में बढ़ाने की बात निर्मला जी ने की। फिशरीज पे तवज्जो दी निर्मला जी ने, और विशेषतः जो एक मेगा पार्क उन्होंने सीवीड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज की दृष्टि से तमिलनाडु में बात की, उसकी शायद उन्होंने विशेषता उस पर ध्यान ना दिया हो। डेयरी से संबंधित कृषि की जो दरकारें हैं उस पर भी निर्मला जी ने टिप्पणी की। अपना जो बजटीय आवंटन है उसके बारे में सबका ध्यान आकृष्ट किया। क्योंकि आपके पास महिला बाल विकास मंत्रालय भी है, टेक्सटाइल भी है, जितना मिला उससे आप संतुष्ट? बिल्कुल,
मुझे लगता है हमें इस बात ज्यादा को- की तो नहीं। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक महामारी कोविड की चपेट में कई अर्थव्यवस्थाएं आईं, कई अर्थव्यवस्थाओं ने चुनौतियों को झेला, लेकिन हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त में राशन मोदी सरकार ने दिलवाया, जिस प्रकार से 22 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 30,000 करोड़ रुपया गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ साथ आज आप अगर बैठ के गिनना शुरू करेंगे जो श्रमिक हमारे घर लौटे थे 6 राज्यों में, विशेषता 50 करोड़ मैंडेज का काम उनको देना, अपने आप में 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मतलब 3 मिनी बजट्स ऑलरेडी पिछले साल में, पिछले बजट के बाद देश को संरक्षित करने के लिए वित्त मंत्री दे चुकी थी। बहुत लोगों को ये डर था कि शायद टैक्स बढ़ा दिया जाएगा ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन एक भी टैक्स उन्होंने बढ़ाया नहीं आम आदमी के ऊपर। और मैं इसीलिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि विषम परिस्थितियों में एक बहुत ही सरल, बैलेंस्ड और समाज और अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूते हुए बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया।